अलैकुम, इकरा टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट नताशा ज़ैनब और आप देख रहे हैं 14 अगस्त की स्पेशल ट्रांसमिशन। आज मौजूए बहस है कायद आज़म का पाकिस्तान। 11 अगस्त 1947 को होने वाली पहली कानून साज असेंबली से खिताब करते हुए कायद आज़म ने फरमाया था, आप आज़ाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने मसाजिद में जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपने गिरजाघरों में जाने के लिए आज़ाद हैं। आपका मजहब व ज़ात जो भी हो, इससे रियासत पाकिस्तान का कोई सरोकार नहीं। नाजरीन, आज मैं आपके सामने कुछ सवालात रखूंगी। क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और जिसकी ताबीर के लिए कायद आज़म ने अनथक मेहनत की थी? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसके लिए हमारे आबा व अजदाद ने हज़ारों जानें कुर्बान की थी? क्या ये वही पाकिस्तान है कि जिसके परचम तले हम सबको एक होना था? नाजरीन, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नादिर शाह, जो कि हमारे सीनियर रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। सर, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, आप क्या समझते हैं, क्या हम कायद आज़म के पाकिस्तान में सांस लेते हैं? ये जो आपने बात की पहले 11 अगस्त की, जो आपने एक स्पीच का जिक्र किया, जी ये बहुत अहम बात है। जी बिल्कुल। अगर हम सिर्फ इसी पर सोचें तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारे सारे मसाइल का हल है। जब हम इस चीज़ को सामने रखेंगे तो हमारे बहुत से जो मसाइल हैं वो खुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो बिल्कुल, जाएंगे। इख्तलाफात कम हो जाएंगे। इख्तलाफात कम हो जाएंगे, हमारा जो माशरा जो बटा हुआ है वो सिमट जाएगा, वो इकट्ठा हो जाएगा, वो मुत्तहिद हो जाएगा। बिल्कुल और हमारे मुल्क में आजकल ये इंतहा पसंदी, ये दहशत गर्दी, इसके पीछे भी एक कहीं ना कहीं ये वजह है कि हमारे में डिवीजन इतनी है हमारे माशरे में, जिसकी वजह से हमें टॉलरेंस मसाइल नहीं है। नादिर साहब, मैं ठीक कह रही हूँ कि हमारे में टॉलरेंस और दूसरों को एक्सेप्ट करने की हमारे अंदर सलाहियत नहीं है। अब कायद आज़म ये जो कहने का जो मकसद है कायद आज़म का, वो यही है कि हमने पाकिस्तान बनाया क्यों। पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया क्योंकि ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं थी, बिल्कुल मुत्तहिद हिंदुस्तान में नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे एक अक्सरियत थी और जो लोग कम थे उनको वो हकूक़ हासिल बिल्कुल नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम उनको ये हकूक़ यहाँ पर बराबरी की सतह पर देंगे, जैसे आपने अपनी वो बाद में बात की, तो ये बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। नादिर साहब, फिर मैं आपसे फिर ये भी तो पूछना चाहूँगी कि कायद आज़म ने जिस तरह अपने कौम से खिताब करते हुए बरे सगीर में कहा था कि दुनिया भर में करप्शन तो है लेकिन बरे सगीर इस नासूर से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो क्या ये पाकिस्तान करप्शन फ्री हो सकता है? देखें, बात वही है कि ये चीज़ें आपस में लिंक हैं। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, हम बात यही कर रहे हैं कि क्या ये कायद आज़म का पाकिस्तान है। अब ये उसी में ही ये जो तकरीर थी कानून साज असम्बली में, जब उन्होंने 11 अगस्त को की थी तकरीर, वहाँ पर उन्होंने ये इशू भी उठाया था कि करप्शन एक ऐसा मसला है तो पूरी दुनिया में, लेकिन वो इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर यहाँ पे करप्शन ना होती, अगर हमें बेईमानी ना होती, तो शायद हम अंग्रेज़ों से बहुत पहले आज़ादी हासिल कर नादिर चुके साहब, होते। क्या ये सच है कि हमारा यहाँ पर रेडी चलाने वाला भी करप्शन कर रहा है, तो हमारे सरकार, हमारी कुर्सियों पे बैठे हुए जो हुक्मरान हैं वो भी करप्शन कर रहे हैं? हमारे माशरे में आम तौर पर ये चीज़ है, बिल्कुल है। मैं सिर्फ एक हुकूमत को इसका ज़िम्मेदार नहीं करार दूंगा, लेकिन ये सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम का फेलियर इस तरह से है कि कायद आज़म के बाद लियाकत अली ख़ान के बाद ही ये सारा काम शुरू हो गया था। बिल्कुल। ये इसको अब बदकिस्मती कह लें या जो भी आप कह लें, ये काम उस वक्त हमारे कायद तो वो थे कि जिन्होंने लियाकत अली खान के साथ पाकिस्तान आते हुए कहा कि लियाकत अली, आज से मैं 1 रुपए के ऊपर माहाना तनख्वाह लूंगा। जो कायद 1 रुपए की तनख्वाह लेता हो, उसकी कौम कैसी होनी चाहिए थी? बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है, लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि इस असम्बली में जो ये खिताब थी, पहली लाइन्स क्या थी, जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया सामीन का, कि उसके बाद आपने क्या किया, पहली बात ये बात की वो ये थी कि आपका सबसे पहला काम है इस असम्बली का कि आपने आइन बनाना है, पाकिस्तान के लिए आइन बनाना है। और आप देख लें 47 में पाकिस्तान बना, आज़ाद हुआ, और 56 तक हमसे पाकिस्तान का आइन नहीं बन सका। बिल्कुल। ये हमारी सबसे बड़ी जो है वो नाअहली थी।
बिल्कुल। क्योंकि लेकिन अब तो शुक्र खुदा का कि हमारे पास आइन भी है, हमारे पास हुक्मरान भी है, कि हमारे पास कहने को तो नया पाकिस्तान भी है। लेकिन क्या आपको लगता है कि नया पाकिस्तान हमारे लिए बहुत खुशाइन साबित होगा? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी नई हुकूमत आ रही है और 14 अगस्त चल रही है, बिल्कुल 2 दिन बाद हम आज़ादी मनाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया पाकिस्तान है, ये पहले वाले पाकिस्तान से जो है ये बहुत बेहतर हो। क्या ये आपको इसमें इत्तेफाक कोई समझते हैं कि हमारे पास नया पाकिस्तान भी आ गया, 14 अगस्त भी साथ आ गई, जश्न आज़ादी भी सब साथ आ गया, तो क्या ये जश्न आज़ादी नए पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ रखती है? देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कोई हो ताल्लुक़ हो आपस में। हमें नया पाकिस्तान की मैं बात नहीं करता, हमें जना का पाकिस्तान चाहिए। बिल्कुल अगर ये नया पाकिस्तान जना का पाकिस्तान होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं होगी बिल्कुल हमारे लिए। बिल्कुल इस तरह इंशाल्लाह। नादिर साहब, मैं भी यही उम्मीद करती हूँ और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान हम सब मिलकर जिना का पाकिस्तान बनाएंगे। मेरे ख्याल में हुक्मरान सिर्फ कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कानून साजी कर सकते हैं। कानून को लेकर चलना, कानून पर अप्लाई करना, वो हमारा काम है। बिल्कुल हमारा एज अ जिम्मेदार शहरी के तौर पर बड़ा किरदार है। जैसे 14 अगस्त आ रही है, हम 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे हैं, हम झंडियाँ भी लगाएंगे, झंडे भी करेंगे। हर तरफ जब वो एक सब्ज़ परचमों की बहार होगी, जो नो डाउट जाहिर करता है कि हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। बिल्कुल लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा मैसेज भी देता जाऊँ कि जहाँ पे एक झंडा लगाएं, वहाँ पर एक आप जो है ना वो सब्ज़ पौधा भी लगाएं। बिल्कुल माशाल्लाह, हमें बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह पाकिस्तान को वसाइल का बहरान आ चुका है कि यहाँ पर अगर हम पौधे लगाएंगे तो हमारे लिए हमारी ज़िंदगी एक खुशहाल ज़िंदगी भी बन सकती है। नेचर को प्रमोट करेंगे, हम कुदरत के साथ चलेंगे। नादिर साहब, मैं एक और बात करना चाहूँगी कि जिस तरह कायद-ए-आज़म ने ब्यूरोक्रेट से खिताब करते हुए कहा था कि आप पाकिस्तान के खादिम हैं, आपको पाकिस्तान की खिदमत करनी है, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, तो क्या आप समझते हैं कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उनकी लॉयल्टीज पाकिस्तान के साथ हैं या कुर्सी के साथ हैं? देखिए, ये आपने फिर वो बात की, अगर आप कायद आज़म की रहमतुल्लाह अलैह की इस तरह से चीज़ें वो निकाल के सामने रखेंगी, तो वो जो चीज़ें थी वो मेरे ख्याल में उसी तरह ही जिस आप समझ लें जो पाकिस्तान में हालात हैं, अगर ऐसा हुआ होता तो ये हालात ना होते। बिल्कुल आज बिल्कुल हम बहुत बेहतर मकाम पे होते, किसी मकाम पे होते। कायद आज़म ने बिल्कुल ऐसा ही कहा था कि हुकूमतें आएंगी जाएंगी, ये क्या कहते हैं आने जाने की चीज़ है। ब्यूरोक्रेसी क्या है? आप वतन के खादिम हैं, आप अपने मुल्क के खादिम हैं, आपको अपने वतन से सिंसियर होना है जी। इसमें ये है, अगर आप एक जूनियर लेवल का ऑफिसर हैं, आप अपने सीनियर अफसर की बात नहीं मानेंगे अगर वो आप समझते हैं कि वो वतन के पाकिस्तान के खिलाफ जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल तो अगर नादिर हम साहब, जैसे बिल्कुल। ये, लेकिन ये फेलियर है, हमारे सिस्टम के फेलियर है। यहाँ पे हमारे मुल्क में बड़े बड़े वो बनाते हैं, मनसूबे बनाते हैं, उसमें जब पता लगता है कि करप्शन है, इतनी करप्शन है, तो उसमें हुकूमत इन्वॉल्व नहीं होती, उसमें ब्यूरोक्रेट भी इन्वॉल्व होते हैं। घर को आग लग गई घर के चिराग से, बिल्कुल। तो ऐसे ही होता है। हर शख्स को अपना किरदार अदा करना चाहिए अगर हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है तो। बिल्कुल बिल्कुल। अब नादिर साहब, आप हिस्ट्री पे गहरी नज़र रखते हैं, तो आपको तो याद होगा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक लॉ पास कर दिया था कि सब स्टूडेंट्स अपनी साइकिलों पर बत्तियां लगाया करेंगे। उस हवाले से जब एक कॉन्फ्रेंस में स्टूडेंट से खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने उनसे सवाल किया कि आप लोगों में से कौन सा ऐसा शख्स है या कौन से लोग हैं जो अपनी साइकिलों पे बत्तियां लगाते हैं, तो एक को छोड़ के बाकी सब ने हाथ नीचे कर दिए और कायद-ए-आज़म ने अफसरदगी का इजहार किया उस पे। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कायद-ए-आज़म अफसोस क्यों कर रहे थे? वहां पर तो उनको बगावत कर देनी चाहिए थी। अगर वो पाकिस्तान लेना चाहते थे, गांधी जी की तरह बगावत कर देते। साथ क्यों रहे? कांग्रेस के साथ इतना टाइम गुजारा कायद-ए-आज़म ने, आखिरकार पाकिस्तान की जरूरत ही क्यों पड़ी वहां पर? देखिए, ये ऐसा है जैसे हम देखते हैं आम तौर पर कि दिन के टाइम हम इशारे पे खड़े होते हैं, रुकते हैं। रात को जब देखते हैं कि पुलिस वाले नहीं हैं, ट्रैफिक वार्डन नहीं है, तो हम वो ब्रेक कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके मतलब ये है कि हमें कानून से डर लगता है, लेकिन हम अपने आप को कभी भी जिम्मेदार शहरी बनाने के तौर पर क्या कहते हैं तैयार नहीं है। तो जब तक हमारे सर पे कोई डंडा लेके खड़ा नहीं होगा। कहने का मकसद यही था कि अगर हम ब्रिटिश इंडिया में लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान में भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। बिल्कुल। वो एक
क्या कहते हैं विजनरी इंसान थे, जी उनको ये चीज़ का एहसास था। फिर आपने स्टूडेंट्स की बात की, आपने यूथ की बात की, यह बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है। आज भी जगह जगह पे यूथ के चर्चे होते हैं। इमरान खान के हवाले से अगर हम बात करें जी जी तो वज़ीर-ए-आज़म भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन कायद आज़म का जो वो था यूथ के साथ जो लिंक था, ताल्लुक था, अब उस पर देखें कितनी दफ़ा उन्होंने यूथ को ये खिताब किया, एड्रेस किया, कितनी दफ़ा मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन से खिताब किया। नादिर साहब, इसी के साथ ब्रेक का वक्त हो गया है। नाज़रीन, हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और हम बात कर रहे थे यूथ की कंट्रीब्यूशन के बारे में। जी नादिर साहब, आप बताएं कि यूथ की क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए, और क्या क्या कंट्रीब्यूशन यूथ कर चुकी है? देखें, यूथ की आपने बात की तो मैं समझता हूँ यूथ का तालिब इल्मों का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अगर हम इस पर बात करना शुरू कर दें, हम पूरा दिन भी बात करते रहें तो वो जो किरदार है यूथ का, स्टूडेंट्स का, वो ख़त्म नहीं होगा। जी, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, अलीगढ़ के स्टूडेंट्स जो थे, स्टूडेंट फेडरेशन, फिर अलीगढ़ का यूनिवर्सिटी, ये सारा बहुत लंबी हिस्ट्री है इसकी। ये सर सैयद अहमद खान से शुरू होती है, ये कायद आज़म से स्टार्ट नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर हम खसूसन कायद आज़म की भी बात करें तो कायद आज़म ने क्या पेशावर, क्या लाहौर, क्या कराची, क्या कोयटा, कहाँ कहाँ पे यूथ से खिताब नहीं किया। बिल्कुल। मुस्लिम लीग को असल में चलाने वाले, जिसे कहते हैं ना, क्या कहते हैं, इंजन या जब पावर हाउस, वो थी यूथ। बिल्कुल। मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन ने ही सारा किरदार इसमें अदा किया है। तो यानी कि फिर आप ये समझ रहे हैं कि अगर कल हमारे पाकिस्तान को बनाने वाली यूथ थी तो आज भी हमारे पाकिस्तान को बनाने वाली यूथ ही होगी। अच्छा, इसमें एक थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि जब हमने ये मकसद अचीव कर लिया, जब हम पाकिस्तान हमारे सामने आ गया, पाकिस्तान जब बन गया, तब फिर एक दफ़ा खिताब कायद आज़म ने किया, यूथ के साथ किया, तालिब इल्मों के साथ किया। बिल्कुल। अब उसमें जो मैसेज था वो कुछ और था, मुख्तलिफ था। उसमें उनको ये पहले तो शुक्रिया अदा किया कि आप ही की वजह से आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। फिर कहा कि अब पाकिस्तान को हज़ारों मसाइल का सामना है, बिल्कुल, जिसमें से तालीम एक सबसे बड़ा मसला है। आप जानती हैं जो हमारे शुरू के हालात थे। बिल्कुल। अब उन्होंने कहा कि सारी सियासत, हर चीज़ एक तरफ, आज़ादी हमने हासिल कर ली, अब आपका सारा फोकस जो है वो आपकी एजुकेशन पर होगा। जी नादिर साहब, फिर आप ये दोहरा निज़ाम तालीम, इस पे क्या बात करना चाहेंगे? अब पाकिस्तान में मसाइल हैं, मतलब आप इसको जो भी कह लें, अहली कह लें, हमारी, या जो भी कह लें, पाकिस्तान में तालीम के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बिल्कुल है। लेकिन मैं ख़ुसूसन चूँकि स्टूडेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो इस तरह की चीज़ें हम ये फेडरेशन वगैरह आज भी देखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनका वो किरदार बिल्कुल भी नहीं है जो पाकिस्तान बनने से पहले था। जो किरदार इन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए किया, वो पाकिस्तान को संवारने के लिए, क्या आपको लगता है हम स्टूडेंट्स या बाकी स्टूडेंट जो भी हैं वो ये किरदार रोल प्ले नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नादिर साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक करूंगी, लेकिन आपको क्या ये नहीं लगता कि हमारी जो यूथ है उसमें कैलिबर बहुत है, उसमें पोटेंशियल बहुत है, लेकिन वो अपनी पॉजिटिविटी और अपनी जो सारी जो है ना पॉजिटिव वाइब्स को यूज नहीं कर रहे? उनको असल में गाइडेंस की जरूरत है। बिल्कुल। पहले क़यादत और थी पाकिस्तान बनने से पहले, जिसने उनको एक लाइन पर गाइड किया। आज जितने भी यूनियंस वगैरह आप देख लें, अभी तो खैर बैन है, और वो बैन क्यों लगाया गया? क्योंकि इन यूनियंस का काम यही था, ये अब मशहूर हो चुकी थी, इसी नाम से जानी जाती थी कि ये गुंडागर्दी करती हैं, बदमाशी करती हैं, सियासत करती हैं। हमारी जामियात में ये एक बहुत ही बुरा कल्चर फ़रोग हो रहा था। तो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन का था, वो आज की फेडरेशन का, आज की यूनियंस का नहीं है। लेकिन फिर देखिए नादिर साहब के हमारी यूथ को किधर इंगेज कर दिया गया है कि आप इसको काफिर बोल दें, इसको आप फलाना बोल दें, इसको आप कुछ और बोल दें, तो गलत कर रहे हैं हमारी यूथ के साथ, हमें गलत गाइडेंस दी जा रही है। चीज़ है ये हमारे इंस्टीट्यूशन में, बिल्कुल, हमारी जामियात को, हमारे स्कूल और कॉलेजेस को इस पर देखना होगा, इस पर ध्यान देना होगा। मेरे ख्याल में नादिर साहब के ये तो तरबियत घर से होती है। आपने अपनी औलाद को, अपनी जो कि आगे जाके यूथ बनेगी, आगे जाके जो एक जवान होगी, उसको बचपन से फरमान चढ़ाते हुए ये सिखाना है कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना, बेटे आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। आज देखिए, आज हमारे पास जगह जगह पे स्कूल, कॉलेजेस, बड़े बड़े इदारे हैं। उस टाइम पर ये यहाँ बहुत कम थे, लेकिन उनका जो मयार था वो आज के इदारों का मयार नहीं है। वो जो यूथ थी, मैं आपको बार बार मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, जिससे कायद आज़म बार बार आकर खिताब करते थे, आज उस तरह की फेडरेशन तो फिर इसी तरह की बात है ना, बार बार कायद आज़म जो खिताब करते थे उसका की कमी है, क़यादत, जी क़यादत की कमी है, बिल्कुल क़यादत की कमी है। आप सीधा सीधा यूथ को ब्लेम नहीं कर सकते। जी जी बिल्कुल।
तो फिर नादर साहब, जिस तरह हम एक पिसा हुआ, मतलब हमारी जो झंडे में हरे रंग के साथ सफेद रंग भी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये जो परचम है जिसके साए तले हम सब एक हैं, ये परचम कौन सा है? आखिरकार हम कौन से परचम के तले एक होने की बात करते हैं, जिसमें हम माइनॉरिटीज को उनके हकूक नहीं दे रहे, हम किसी के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जबकि ये उनका भी पाकिस्तान है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये सबसे अहम पॉइंट है हमारे प्रोग्राम का, जिनाह का पाकिस्तान जो बात हो रही है। सबसे आज के दौर में रेलिवेंट जो पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि अक़लियतों के यहाँ पर क्या हकूक़ हैं, क्या किस तरह के मसाइल का सामना है। सबसे पहले तो आप ये देखें कि हमने पाकिस्तान बनाया क्यों, पाकिस्तान बनाने का मकसद क्या था। बिल्कुल, पाकिस्तान बनाने का यही मकसद था कि वहाँ पर एक जो थी अक्सरियत थी, एक अक़लियत थी। वहाँ पर जब कुछ शरपसंद लोगों ने, अनासिर ने उस अक़लियत पर, मैं मुसलमानों को अक़लियत नहीं कह रहा, मैं वैसे आपकी बात बता रहा हूँ, एक मेजॉरिटी है और एक ज़रा कम है तादाद में, चाहे वो अपनी शनाख्त रखते हैं, मुसलमान अलग कौम है, ठीक है, लेकिन वहाँ पर ये चीज़ें नहीं थी। नादर साहब, इसी के साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि देखें, इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मेरा जो सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है कि किस परचम के साए तले हम एक हैं, यानी कि हमारे जो झंडे में रंग हरे के साथ सफ़ेद भी है, तो उसका मतलब क्या है? मतलब हमने कोई माइनॉरिटीज़ के हकूक़ अगर हमारे झंडे में हैं, हम ये मुसलमानों का पाकिस्तान ही क्यों समझ के चल रहे हैं? नादिर साहब, इसी के साथ मेरा एक बहुत अहम सवाल है कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। मेरा सवाल जो है वो है, किस परचम के साए तले हम एक हैं? झंडे में हरे रंग के साथ सफ़ेद रंग होने का क्या मकसद है? आखिरकार हम सिर्फ मुसलमानों का पाकिस्तान क्यों समझ के बैठ गए हैं? मुसलमान बेशक मेजॉरिटी में हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को ये नहीं देखना चाहिए कि जब वो माइनॉरिटीज़ में थे, जब वो बरसगीर में एक माइनॉरिटी रखते थे, तो उनके साथ कैसा सलूक होता था? हमें इबरत लेकर क्या हमें अपने अक़लियतों के साथ ऐसा सलूक करना चाहिए जैसा हम कर रहे हैं? देखिए, बड़ी अच्छी बात किया आपने। पाकिस्तान बनाने का असल मकसद ही ये था कि सबको एक होना है। बिल्कुल। आपने शुरू में प्रोग्राम के स्टार्ट में जब आपने एक स्पीच का जिक्र किया, कायदिज़्म की स्पीच का, वो क्या थी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वो यही थी कि आप कोई भी हो, आपका मज़हब, आपकी ज़ात कोई भी हो, स्टेट का कोई सरोकार नहीं होगा इससे। बिल्कुल। तो मैं ये आप समझ लें कि वो काम नहीं हो सका। हालांकि हमारे कानून में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आइन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फ़र्क करती हो मुसलमान में या गैर मुस्लिम में फ़र्क करती हो। हमारे माशरे में ज़रूर ऐसी कुछ चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ कि ये बुराइयाँ हमारे अंदर हैं, हमें इसको ख़त्म करना है। अगर हमें कायद का पाकिस्तान बनाना है, हमारे झंडे में हमारा झंडा नुमाइंदगी करता है हर शख्स की, हर पाकिस्तानी की, उसमें ये जो दो रंग हैं ये इसी वजह से हैं। सर, ये तो फिर मैं यही बात तो कहना चाह रही थी, मेरे प्रोग्राम का मकसद ही ये था कि कायदे आज़म का पाकिस्तान मुसलमानों के लिए नहीं, पाकिस्तानियों के लिए है। पाकिस्तानियों के लिए है। कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान जो है वो सब के लिए है। बिल्कुल। ये झंडा उनकी नुमाइंदगी करता है, ये मुल्क उनकी नुमाइंदगी करता है। पाकिस्तान बनाने का मकसद ही यही था। लेकिन अगर एक सेकंड, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, अगर ये चीज़ें पाकिस्तान में नहीं होनी थी, अगर पाकिस्तान ऐसा चलना था जैसा चल रहा है, तो फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान बनाया ही इसी मकसद के लिए गया था कि जो हकूक़ हमें मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुयस्सर नहीं थे लोगों को, उन हकूक़ को पाकिस्तान में होना था, मुयस्सर होना था। अब हर कोई पाकिस्तान में अपने खुदा को अपनी अकीदे के मुताबिक इबादत कर सके, ये मकसद था। लेकिन मैं आपके एक बात आपको बताऊं, यहाँ पर एक थोड़ी सी गलतफहमी भी है हमारे अंदर। जी जी। लोग कहते हैं कि चर्च पर हमला हो गया है, या किसी मंदिर पर हमला हो गया है, या किसी ईसाइयों के मरकज़ पे मतलब कुछ हो गया है। जी। देखिए, मुझे ये बताएं, अगर एक चर्च पर हमला होता है, क्या मसाजिद यहाँ पर महफूज हैं? क्या इमाम बारगाह यहाँ पे सेफ हैं? बिल्कुल। क्या मज़ारों पर हमले नहीं होते? क्या मुसलमानों पर हमले नहीं होते? ये हमारा पूरे मुल्क का मसला है, मजबूरी कौम का मसला है। नादिर साहब, ऐसी कौन सी कुव्वत है जिसको बच्चियों के स्कूल से भी मसला है, जिसको स्कूलों से मसला है? तालीम इनका क्या बिगाड़ देगी? यानी कि हमारी जो यूथ है उसको एक फोकस करना होगा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि कोई अगर आपके स्कूलों को तबाह कर रहे तो उसको आपकी तालीम से डर है। मैं यही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अक़लियत या अक्सरियत की बात नहीं है। बिल्कुल। अगर स्कूलों पर हमला होता है, अब स्कूलों में वो क्या देख के करते हैं? बच्चों का कौन सा मजहब होता है? अब मुझे ये बताएं। जी। दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता, पहली बात तो ये है। वो किसी को देख कर टारगेट नहीं करते,
मैंने आपसे कहा कि इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं इंडिविजुअल जो नहीं होने चाहिए थे, जो बहुत ही अफसोसनाक हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए, एक्शन हुआ भी है। लेकिन ये जो बम धमाके हैं, दहशतगर्दी है, ये किसी को टारगेट करके पाकिस्तान में नहीं होती। नादिर साहब, मैं आपसे सवाल एक बहुत अहम करना चाह रही हूँ कि जो बलूचिस्तान में हज़ारा बिरादरी को पिस दिया गया है, बिल्कुल यहाँ पर अगर वो ईरान से या अफगानिस्तान से या कहीं और से माइग्रेट होकर यहाँ बसे हैं तो ये उनका भी पाकिस्तान है। क्या वो अगर तादाद में थोड़े हैं तो वो सिर्फ लाशें उठाते रहेंगे या वो रोते रहेंगे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा? नहीं, देखिए बात तो आपकी ठीक है, मतलब ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, लेकिन आप ये देखें कि उनके दर्द को कम करने के लिए हमारे इदारे जहाँ कोशिश भी कर रहे हैं। ये जो ऑपरेशन जारी हैं बलूचिस्तान में हों, वज़ीरिस्तान में हों या कहीं भी हों, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे बाकी मुल्की इदारे, हमारी पुलिस, हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है। और मैंने आपसे पहले कहा, फ़र्क वहाँ होता है जब आपने लिख कर कहीं पे दे दिया है। हमारे आइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी के साथ फ़र्क करती हो। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब का पाकिस्तान है। अब जो हज़ारा बिरादरी के साथ या किसी के साथ, ईसाई के साथ, हिंदू के साथ कुछ भी हो रहा है, वो गलत हो रहा है। और हर बंदा आपको ये कहेगा कि ये गलत हो रहा है। कोई शख्स, आप मुझे एक बात बताएं, क्या कभी किसी ने टीवी पर आकर कहा, क्या किसी ने अखबार पर आकर कहा, क्या जैसे इंडिया में होता है उनके सियासतदान मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, सरेआम बोलते हैं, क्या पाकिस्तान में कोई भी हो, किसी मजहबी जमात का भी सियासतदान हो, क्या कभी उसने टीवी पर आकर आवाम के सामने आकर किसी के खिलाफ बात की? इंडिविजुअल वाक़यात होते हैं, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। अगर कोई दहशतगर्दी करवाता है बाहर बैठ कर, खुफिया इदारे करवाते हैं, तो मतलब ये चीज़ें, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिर आपसे बात कर रहे हैं, हम सबका पाकिस्तान है, यहाँ पर सबको बराबर के हकूक़ हासिल है। ये जो दहशतगर्दी है इससे सब मुतासिर हैं। बिल्कुल, ये किसी को देखकर बम धमाके में कोई मखसूस लोग नहीं मरते, सब मरते हैं। जहाँ ईसाई मरते हैं वहाँ मुसलमान भी मरते हैं। देखिए ना नादिर साहब, कहीं किसी माँ के 4 बेटे इकट्ठे शहीद हो जाते हैं तो कहीं अगर वालिदैन अपने बच्चों के लिए मतलब सालों साल मन्नतें मांगते हैं और वो चिराग एकदम से गुल कर दिया जाता है, उनके ऊपर रोज क्या गुजरती होगी। कहीं स्कूल धमाके में इतने बच्चे शहीद कर दिए जाते हैं, ये कौन लोग हैं आखिर? कितना बड़ा अलमिया है कि हमारे इदारे, हमारे फौज, हमारा सबको सब एकजुट में लग के उसको बस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो भी लोग हैं इनके बारे में तो मैं नहीं बात करता, लेकिन जो भी है ना, कोई मजहब नहीं है, इनका किसी मजहब से कोई भी क्या कहता ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल। अब इदारों की बात है, इदारे हमारे काम कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सारे इदारे, चाहे वो सिविल हों या हमारे फौजी इदारे हों, वो अब एक पेज पर हैं। और अब वो दहशतगर्दी के खिलाफ न सिर्फ इदारे बल्कि हम पूरी एज अ कौम, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हैं। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि ये दहशतगर्दी हमारे मुल्क से जो है वो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाएगी। इसी के साथ नाजरीन, नादिर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि झंडे के साथ एक पौधा भी लगाइए, कि जैसे कि मैं अपने शो का इख्तिताम एक बहुत खूबसूरत शेर के साथ करना चाहूँगी कि हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के, बरसों के बाद फिर उड़े परचम हिलाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इसी के साथ अपनी होस्ट नताशा ज़ैनब को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।